नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरा चैनल एडमिशन वाला पर। और बात करेंगे वर्किंग प्रोफेशनल, जो कि हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि कुछ नए बदलाव इस साल से सीटी सेल ने हमारे लिए पेश किए हैं। और उसमें से एक है कि वर्किंग प्रोफेशनल, बहुत सारे कॉलेजेस ने वर्किंग प्रोफेशनल के लिए इनटेक यानी कि कुछ जगह कुछ सीटें उनके कॉलेज के लिए अप्रूवल ले लिया है, अप्रूव करके ले लिए है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से, गवर्नमेंट से हम कहेंगे। तो इस वर्किंग प्रोफेशनल की संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में देने की कोशिश करूंगा कि ये क्या है वर्किंग प्रोफेशनल, उसके सीट्स कितने होंगे, पात्रता क्या होगी और उसकी प्रवेश प्रक्रिया क्या है, कुछ नियम क्या है। तो इस सारी जानकारी लेने की कोशिश हम इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए बिना देरी के करते हैं वीडियो में शुरुआत। तो सबसे हम पहले जान लेंगे कि वर्किंग प्रोफेशनल है क्या। तो नाम पे जैसा ही है, जो स्टूडेंट्स अभी काम कर रहे हैं उनके लिए ये मौका है। और सभी को पता है कि टेक्निकल एजुकेशन, हम इंजीनियरिंग की बात करें तो उनके लिए एंट्री जो लेवल है या तो 10+2 और सीईटी है, उसके बाद डायरेक्ट सेकंड ईयर लैटरल एंट्री जिसे हम कहते हैं उससे स्टूडेंट्स आते हैं। तो उसी का ही एक प्रकार है जो लोग डिप्लोमा के बाद काम कर रहे हैं अभी, उन स्टूडेंट्स के लिए एक मौका प्रदान किया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स, जैसे पिछले वीडियो में हमने बात की थी ऑलरेडी, कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि डिप्लोमा के बाद उन्हें काम करना पड़ रहा है, या फिर कुछ ऐसी परिस्थिति आई है कि वो जॉब में चले गए। अब उनके मन में है कि डिग्री तो करनी है, लेकिन अब ऐसी परिस्थितियां हो गई है कि फुल टाइम कोर्स नहीं कर सकते, नौकरी छोड़ के या फिर करंट जॉब छोड़ के अब वो फुल मतलब यूजी के लिए, अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए या फिर बीटेक कंप्लीट करने के लिए वो नहीं आ सकते। तो ऐसे स्टूडेंट या फिर दूसरे कोर्सेज भी हो सकते हैं, फार्मेसी है, सारे कोर्सेज जितने भी टेक्निकल एजुकेशन के अंडर कोर्सेज है, मैक्सिमम कोर्सेज के लिए ये उन्होंने सुविधा उपलब्ध करके दी है। और उस क्षेत्र में काम करने वाले स्टूडेंट्स के मन में जो ये था कि उनको वो डिग्री कंप्लीट करनी है, तो वो अब इसके जरिए कर सकते हैं काम करते हुए भी। और इसका एक महत्वपूर्ण पहलू ये है कि आपको जो डिग्री मिलेगी उसमें, और जो स्टूडेंट्स अभी रेगुलर कर रहे हैं उसमें, मतलब डायरेक्ट सेकंड ईयर से आने वाले स्टूडेंट्स और आप वर्किंग प्रोफेशनल स्टूडेंट्स, दोनों की डिग्री बिल्कुल सेम होगी, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। और ये आपके लिए फायदा है। दूसरा है कि जैसे हम बात कर रहे थे कि इसका कुछ नियम आगे तो हम देखेंगे, पहले हम जान लेंगे कि सिंपल सा फंडा है, डायरेक्ट सेकंड ईयर की जैसी प्रक्रिया होगी, लेकिन स्टूडेंट्स का कैंडिडेचर जो है, जो डिप्लोमा के बाद उनके सीधा मेरिट लगता है, तो इसमें क्या होगा कि एक स्टेप उनके लिए है कि उनका एक्सपीरियंस होना चाहिए उनके काम का, कुछ मतलब वो काम कर रहे हैं, और कुछ एनओसी वगैरह लगेगी आपके इस्टेब्लिशमेंट से, मतलब जहां आप काम कर रहे हैं उनसे। तो पहले जान लेंगे कि इस साल एआईसीटी ने क्या किया है, ये पहल की है कि कॉलेजेस को एक डिवीजन, मतलब किसी कोर्स की किसी कॉलेज में अब जाओ तो वहाँ पे हो सकता है कि कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए आपको वर्किंग प्रोफेशनल की एक डिवीजन मिल जाएगी। तो ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस को, लगभग मुझे लगता है कि देश भर में तकरीबन 40,000 से ज़्यादा इनटेक वर्किंग प्रोफेशनल का बढ़ाया गया है। और उसमें से देखेंगे जब कॉलेज की जो क्या प्रोसेस में शामिल होने के बाद वो लोग उनका इनटेक वेरिफिकेशन करते होने के बाद हमें पता चल जाएगा कि महाराष्ट्र में एग्जैक्टली कौन से कोर्स के लिए कितनी वर्किंग प्रोफेशनल की सीट है। और फिर ये मैनेजमेंट में भी है, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के कोर्सेस है, फार्मेसी में होटल मैनेजमेंट, कंप्यूटर एप्लीकेशन, एमसीए जैसे कोर्सेस और आर्किटेक्ट कोर्सेस में ये सुविधा लागू है। यूजीपीजी में आप वो देख सकते हैं। जैसे आपकी एडमिशन प्रोसीजर शुरू होगी तो आपको ये पता भी चल जाएगा उनके इन्फॉर्मेशन ब्रोशर में। हालांकि यूजीपीजी दोनों के लिए इन्फॉर्मेशन ब्रोशर अभी बना है और वो पब्लिश भी हो चुका है। एमसीए के एडमिशन प्रोसीजर शुरू हुई और उनके साथ साथ उन्हें पब्लिश किया है, तो उसमें सारे रूल्स हमें अब पता चल गए हैं। दोस्तों, बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो क्या है उसके लिए पात्रता। तो जैसे हमने कहा कि लैटरल एंट्री के लिए जो चाहिए पात्रता, वो तो उनको एजुकेशनल पर्पज से हम पूछा है, तो उनकी वो शैक्षणिक पात्रता है, वो लैटरल एंट्री के लिए मतलब डिप्लोमा कंप्लीट उनका होना चाहिए। डिप्लोमा के स्टूडेंट जो डायरेक्ट सेकंड ईयर के लिए हम एडमिशन होते हैं, उनकी जो पात्रता है वो उनको चाहिए। एक एडिशनल उनको चाहिए कि जो काम कर रहे हैं, डिप्लोमा होल्डर जो काम कर रहे हैं, तो वो जहां काम कर रहे हैं उस स्थान से 50 किलोमीटर के परिघ में, 50 किलोमीटर के रेडिएशन में, 50 किलोमीटर के अंदर के जितने इंस्टीट्यूशन होंगे वहां पर वो एडमिशन ले पाएगी। अब ये 75 मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि 50 पहले उनकी जब एआईसीटी ने इंट्रोड्यूस किया था ये स्कीम, तब उन्होंने 50 किलोमीटर की मर्यादा दी थी, लेकिन रिवाइज उन्होंने एक सर्कुलर निकाल के उसकी मर्यादा 75 किलोमीटर तक बढ़ाई है। लेकिन हमारे जो इन्फॉर्मेशन ब्रोशर पब्लिश हुआ है उसमें स्टेट गवर्नमेंट ने शायद 50 किलोमीटर का ही
उन्होंने पकड़ा है वो अंतर और उन्होंने अभी रिवीजन नहीं किया। अगर वो रिवीजन करते हैं तो फिर वो 75 हो जाएगा, लेकिन फिलहाल के लिए 50 किलोमीटर इतना ही हमें ध्यान रखना है। और उसके अंदर जितने भी जिनको मान्यता है इस वर्किंग प्रोफेशनल के लिए, उनके जितने कॉलेजेस होंगे वहाँ पर आप एडमिशन ले सकते हो। वहाँ के एडमिशन के लिए आप पात्र हो, आप वो एडमिशन प्रोसेस जिस प्रकार से होगी उस पर आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो ऐसे कॉलेज के ऐसे स्टूडेंट्स को एडमिशन पाने के लिए उनके पास 1 साल का फुल टाइम का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। और फिर जहाँ पे आप काम कर रहे उस नियोक्ता यानी इस्टेब्लिशमेंट से, या फिर हम कंपनी कहेंगे ओनर से, आपको एनओसी भी हासिल करने की उनका कोई प्रॉब्लम नहीं, उनको कोई दिक्कत नहीं आपको कंपनी के या फिर आपके काम के टाइम के बाद ये कोर्स करने के लिए। तो ये सिंपल 2-3 बातें आपके लिए है। तो एक ये है कि जहाँ पे आप एडमिशन लेने वाले हो वहाँ पे मिनिमम 1/3 एडमिशन उनके होने चाहिए आपके राउंड होने के, मतलब प्री कट ऑफ डेट, पोस्ट कट ऑफ डेट, ये आगे आएंगी संकल्पना, हम उस पर चर्चा भी करेंगे। लेकिन जनरली सेकंड राउंड तक 1/3 सीट भरनी चाहिए। अगर नहीं भरी तो फिर उन लोगों को जिनको उस कॉलेज में प्रवेश मिला है उनको ट्रांसफ़र किया जाएगा। अगर ट्रांसफ़र उनका नहीं हुआ तो उनका एडमिशन कैंसिल होगा। तो एक भी एक हम आगे देखेंगे। तो फिलहाल क्या है कि डिप्लोमा वाला, मतलब डिप्लोमा हमारे पास होना चाहिए किसी भी ब्रांच का। उसके बाद 1 साल का हमारे पास फुल टाइम का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए, और जहाँ पे हम काम कर रहे हैं उनका हमें एनओसी चाहिए। उनको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको इस कोर्स के लिए भेजने के लिए। तो अभी सीट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होंगे, सीटों का बंटवारा कैसे होगा, तो वो हम देखेंगे। कि अगर पहले हम देखेंगे कि गवर्नमेंट कॉलेजेस में सीटों का बंटवारा कैसे होगा, गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड में। तो माइनॉरिटी कॉलेज छोड़ के बाकी के जो कॉलेजेस है उनमें 100% सीट्स लैटरल एंट्री की भरती है, उसी प्रकार से भरी जाएगी, उसमें कोई माइनॉरिटी का कोटा नहीं होगा। और माइनॉरिटी में क्या होगा कि 50-50 सीटें होंगी, 50-50 सीटें उधर जाती, 50 सीटें या लैटरल एंट्री के थ्रू भरी जाएगी। और बाटू की बात करें तो फिर 100% सीट उनकी भी इसी प्रकार से भरी जाएगी। तो उसमें कोई बदलाव नहीं है, पहले जैसे भरते थे सीट वैसे ही सीट ये भी भरे जाएंगे। दूसरी बात करते हैं कि अनएडेड प्राइवेट कॉलेज में, अब वहाँ पे क्या पिक्चर है। अनएडेड प्राइवेट कॉलेज में क्या होता है कि माइनॉरिटी छोड़ के तो वहाँ पे 100% सीट जो डायरेक्ट सेकेंडरी की सीट्स है लैटरल एंट्री की, वो 100% सीट थ्रू कैप के थ्रू ही भरी जाती है, और वो जनरल सीट्स ही होती है, मतलब वो कैप के थ्रू सीधी भरी जाएंगी। लेकिन अगर वर्किंग प्रोफेशनल की बात करें तो वहाँ पर 65% सीट्स जो है वो होगी आपके कैप से भरी जाएगी। उसमें से जनरल सीट्स होंगी और ऑल इंडिया सीट्स होगी 15%। अब ऑल इंडिया के लिए वो उनका मेरिट कैसा होगा उस पर डिपेंड है, और उनका भी हमारा जो आएगा डेट शीट्स या फिर टाइम टेबल उसमें भी वो डिक्लेयर करेंगे। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि जैसे फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग का होता है कि 65% सीट्स थ्रू महाराष्ट्र स्टूडेंट से भरी जाती है, 15% सीट्स ये जो है ये ऑल इंडिया से भरी जाती है, और 20% सीट जो है वो मैनेजमेंट कोटे से या फिर इंस्टीट्यूट लेवल कोटा से भरी जाती है। तो ये एक ध्यान रखिएगा, आपको अनएडेड कॉलेजेस में आपको इस वर्किंग प्रोफेशनल की मैनेजमेंट की भी सीट मिल जाएगी। तो ये है पिक्चर उसका। और वर्किंग प्रोफेशनल की बात करें इसमें माइनॉरिटी कॉलेजेस की, तो उनका 51% माइनॉरिटी कोटा होता है ऑल इंडिया, 15% और 85% फिर कैप से भरी जाएंगी। तो एक छोटा सा एक हमारे ये लिए समझ में आने के लिए कि 65% सीट आपकी कैप से भरी जाएगी, जनरल स्टूडेंट से 15% होगी ऑल इंडिया, और 20% सीट्स भरी जाएगी इंस्टीट्यूट लेवल पर। हालांकि ये सभी सीटें जो है वो सुपरन्यूमेररी ही मानी जाएगी, लेकिन जब सीट डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, सीट मैट्रिक्स आएगा, तब हमें ज़्यादा से ज़्यादा ये पिक्चर क्लियर होगा। इसमें कोई बदलाव होता है, कुछ गवर्नमेंट करता है बदलाव, तो मैं टाइम टू टाइम आपको देने की उसको ज़रूर कोशिश करूँगा। अभी गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड में देखेंगे कि पोस्ट ग्रेजुएट के लिए हमने जो ये देखा, ये अंडर ग्रेजुएट के लिए था, ये था डायरेक्ट सेकेंडरी वाला, सॉरी, ये डायरेक्ट सेकेंडरी वाले सीट्स, और वो अंडर ग्रेजुएट में होते। और ये है पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेस में। पोस्ट ग्रेजुएट में फिर मैनेजमेंट के कोर्सेस है, उसमें गवर्नमेंट और बाकी की ऑटोनॉमस का बात करें तो 85-15 का डिस्ट्रीब्यूशन है। नॉन ऑटोनॉमस में फिर होम यूनिवर्सिटी, अदर देन होम यूनिवर्सिटी, इनका 70-50, और प्लीज उधर ऑल इंडिया सीट भी 15% जाएंगे। SNDT के लिए 85-15 है, CUP में भी 85-15 है, मतलब ऑल इंडिया सीट 15 और 85% स्टेट लेवल पर भरे जाएंगे।
और उसके बाद इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी होटल मैनेजमेंट की बात करें तो 75 और 25 ऐसा सीटों का बंटवारा, उसमें 75 नॉन स्पॉन्सर और 25 स्पॉन्सर सीट्स में जाएंगे। जब हम एमई की एडमिशन की बात करेंगे तो उस पर हम इस पर डिटेल चर्चा बाद में हम करेंगे। उसके बाद एमसीए की बात करें तो उनको 70-30 का अनएडेड कॉलेजेस में है, और यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट उनको 70-15 प्लस जो ऑल इंडिया है वो 15% का होगा। एसएनडीटी का 85-15 का वैसा कि वैसा ही है। और आर्किटेक्चर की बात करें तो गवर्नमेंट एडेड 100%, और जो माइनॉरिटी हो 50-50 तो होता ही है। सीट के बंटवारे में जो कोर्स वाइज सीट का बंटवारा है, और अब जब आपकी एडमिशन प्रोसीजर शुरू होगी तो ये डिटेल में चर्चा उस समय भी की जाएगी कि ये क्या बंटवारा कैसे होता है, और सीट मैट्रिक्स आएगा तो वो ज़्यादा हमारे समझ में आएगा। अनएडेड की बात करें तो पीजी के लिए अनएडेड की बात करें तो 65 जैसा होता है अनएडेड प्राइवेट कॉलेज माइनॉरिटी छोड़ के। तो ऑटोनॉमस में सारी सीटें स्टेट लेवल की होती है, वो 65 होंगी, और नॉन ऑटोनॉमस में फिर 14.5 एचयू और 19.5 ओएचयू, 15% होगी ऑल इंडिया सीट्स, और 20% जैसे कि हमने कहा 20% सीट होगी वो मैनेजमेंट कोटा हम उसे कहेंगे। तो ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन उनका होगा। और माइनॉरिटी की बात की तो माइनॉरिटी के यहाँ पर दिया है, ज़्यादा कॉलेजेस नहीं, स्टूडेंट भी ज़्यादा इंटरेस्टेड इसमें नहीं होंगे। डिटेल चर्चा हम जब आएगा सीट मैट्रिक्स तब इस पर चर्चा करेंगे, अभी बहुत समय जाएगा। उसी प्रकार के अगर हम बाकी के कोर्सेज की बात करें तो उसी प्रकार का सीट डिस्ट्रीब्यूशन उनको दे दिया है, आप वहाँ पर देख सकते हो। फार्मेसी, होटल मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग, टेक। अब ये हमने जो देखा ये था मैनेजमेंट के कोर्सेज के लिए अनएडेड का। इंजीनियरिंग का उतना देख लेंगे, इंजीनियरिंग के ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं तो सेम उसी प्रकार का है। 80% और 20% ये पीजी के कोर्स, जैसे हमने कहा कि पीजी की कोर्स है तो 80% सीट उसमें से 60 जाएंगी नॉन स्पॉन्सर को, 20 जाएगी स्पॉन्सर को, और 20% जो है मैनेजमेंट की उसमें से 15% जाएगी नॉन स्पॉन्सर को और 5% जाएंगी स्पॉन्सर को। अभी स्पॉन्सर क्या है वो सब जब, जैसे कि मैंने कहा एमई का जब हम एडमिशन प्रोसीजर डिस्क्राइब करेंगे, चर्चा उस पर करेंगे तो हम उस पर डिटेल में जाएंगे। बाकी का कोर्सेज का आप देख सकते हो, आप जिसमें इंटरेस्टेड हो उसका सीट डिस्ट्रीब्यूशन उस बुक में है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो पूरा बुक पढ़ लीजिएगा, आपको इधर किधर जाने की ज़रूरत नहीं, सब उसमें है। चलिए कोर्स ड्यूरेशन की बात करते हैं कि आखिर वर्किंग प्रोफेशनल के लिए अगर बी की बात करें हम तो कितने साल का होगा और टाइमिंग हमारी क्या होगी। जैसे कि वर्किंग प्रोफेशनल के लिए सेपरेट कोर्स मतलब सेपरेट ये सुविधा उपलब्ध करा के दी है, तो फिर कोर्स का ड्यूरेशन ये डिसाइड किया जाएगा एफिलेटिंग यूनिवर्सिटी से या फिर ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट से और यूनिवर्सिटी से। तो जहाँ पे कॉलेज एफिलेटेड है वो यूनिवर्सिटी डिसाइड करेगी, या फिर ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है तो इंस्टीट्यूट डिसाइड करेगा कि ये जो कोर्स है आपका, तो वो जैसे क्रेडिट का उनका बंटवारा होगा तो कितने क्रेडिट आपको कितने सेमेस्टर पे देने हैं, और फिर इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के लिए कितने क्रेडिट आपको अर्न करने होंगे, और इसके हिसाब से आपका ड्यूरेशन डिसाइड किया जाएगा। तो ये आपको कॉलेज को आपको पूछना होगा, कॉलेज फिलहाल उसकी तैयारी अभी कर रहे हैं। द टाइमिंग्स फॉर कोर्स कंडक्ट की जो टाइमिंग्स है वो क्लासेस है तो वो तो आपके इवनिंग में होंगे, या फिर आपका जो शिफ्ट है, आपका जो काम का जो आप मतलब जो आपकी कंपनी है या फिर इस्टेब्लिशमेंट है या फिर ऑर्गेनाइजेशन है, उनके हिसाब से फ्लेक्सिबल टाइम आपको दिया जाएगा और डिसाइड किया जाएगा, और उस हिसाब से आपके कोर्स रन होंगे। उसमें भी अगर आपके मन में शंका है कि ऑनलाइन होंगे कि ऑफलाइन होंगे, तो एआईसीटी के नियमानुसार वो अभी फ़िलहाल ऑफलाइन ही होंगे। और प्रवेश प्रक्रिया की बात करेंगे कि आखिर एडमिशन प्रोसीजर कैसी होगी इनकी। तो दोस्तों जैसे कि हमने डिस्कस किया सीईटी से लिए एडमिशन प्रोसेस कर रहा है, तो कैप के प्रोसेस के जरिए ही वर्किंग प्रोफेशनल के एडमिशन्स होंगे। जैसे डायरेक्ट सेकेंड ईयर की एडमिशन प्रोसेस होती है उसी के साथ इनकी एडमिशन प्रोसीजर भी होंगी। एप्लीकेशन, मेरिट लिस्ट, सारी प्रक्रिया आपको कैप के प्रोसेस के साथ ही करनी है, उसी पोर्टल से करनी है। लेकिन आपके कैप के राउंड 2 ही होंगे, बाकी के लोगों के 3-3 राउंड होंगे, तो आपके क्या होंगे, आपके 2 ही राउंड होंगे। तो उसका बाद क्या है कि एक संकल्पना इस साल से आपको नई फेस करनी पड़ेगी, प्री कट ऑफ डेट और कट ऑफ डेट। जैसे कि बाकी के कोर्सेज के लिए फाइनल कट ऑफ डेट होती है, एक ही होती है, उसके बाद कोई एडमिशन पॉसिबल नहीं होता है। यहाँ पे आपको प्री कट ऑफ डेट दी जाएगी, मतलब 2 राउंड के बाद आपको प्री कट ऑफ डेट होगी। उसके बाद फिर एक रीएलोकेशन या फिर ट्रांसफर की प्रोसेस होगी, क्योंकि अगर 2 राउंड के तक किसी कॉलेज की अगर 1/3 सीट्स नहीं भरी जाती है तो फिर वहाँ के एडमिटेड जो स्टूडेंट्स हैं, वहाँ जिनको एडमिशन मिला है उनको फिर ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो उसकी प्रोसेस प्री कट ऑफ डेट से लेकर फाइनल कट ऑफ डेट
हम उसको फाइनल कट ऑफ डेट बोलेंगे, वहाँ तक की जाएगी। फिर उनको ऑप्शन फॉर्म भरना होगा, उसकी प्रोसेस हम अगले स्लाइड पर डिस्कस करेंगे। तो एडमिशन ट्रांसफ़र की प्रोसेस आपको इस दौरान करनी होगी। सिंपल है, 2 राउंड होंगे आपके, मतलब दूसरे जैसा आपको एप्लीकेशन करना है, आपकी मेरिट लिस्ट लगेगी, ऑप्शन फॉर्म भरना है, पहला राउंड होगा, बेटरमेंट के लिए जाओगे आप, वो जैसे नॉर्मल चलता आ रहा है वैसे ही जाओगे। लेकिन 2 राउंड के बाद आपका क्या होगा, 2 राउंड के बाद आपका एडमिशन फ्रीज होगा, सभी कॉलेज की सीट ऑटो फ्रीज हो जाएगी, वहाँ पर वो स्टॉप हो जाएगा। उसके बाद जिस कॉलेज में 1/3 सीट नहीं भरी है उनकी, तो 1/3 सीट ना भरने की वजह से उनको फिर क्या होगा, उनको अलाउड नहीं होगा ये सीट भरने के लिए वर्किंग प्रोफेशनल की। तो फिर वहाँ पे जो ऑलरेडी एडमिटेड स्टूडेंट है 2 राउंड में, उनको फिर रीअलोकेट या फिर ट्रांसफ़र किया जाएगा, और उसकी प्रोसेस हम अभी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, जैसे हमने डिस्कस किया कि जिन कॉलेजेस में 1/3 सीट नहीं भरी है उस कोर्स की, तो उस कोर्स के स्टूडेंट्स जो है उनको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो उसकी प्रोसीजर शुरू होगी, प्री कट ऑफ डेट डिक्लेयर की जाएगी। प्री कट ऑफ डेट के बाद सारे एडमिशन, जैसे मैंने कहा, फ्रीज। प्री कट ऑफ डेट होगी आपकी, सेकंड राउंड की एंड डेट होगी प्री कट ऑफ डेट, और उसके बाद सारे एडमिशन फ्रीज होंगे। एक फिर क्या होगी कि वैकेंसी पोजीशन डिक्लेयर की जाएगी, कितनी वैकेंसी कहाँ पर है। फिर 1/3 सीट्स ना भरने वाले कॉलेजेस की ब्रांच वाइज लिस्ट लगाई दी जाएगी, वहाँ एडमिट हुए स्टूडेंट्स की भी लिस्ट लगाई दी जाएगी, और उनके आसपास के जो कॉलेजेस है उसकी खाली सीट भी पब्लिश की जाएगी। मतलब स्टूडेंट को सारा पता चल जाएगा कि आप कौन से कॉलेज में 1/3 सीट भरने वाले इसमें हो या फिर ना भरने वाले में हो। और आपका अगर ना भरने वाले में है तो आपके आसपास कौन कौन से कॉलेज है जहाँ पे सीट खाली है। फिर आपको ऑनलाइन प्रेफरेंस फॉर्म, ऑनलाइन ऑप्शन फॉर्म भरने के लिए दिया जाएगा, और यहाँ जहाँ पर 1/3 सीट नहीं भरी है उन स्टूडेंट्स के लिए ऑप्शन फॉर्म ओपन होगा, और आपको कंपलसरी भरना होगा। आपने नहीं भरा तो फिर आपका एडमिशन ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि आप जिस कॉलेज में अभी हो उस कॉलेज में एडमिशन करने की अनुमति नहीं है, क्योंकि उनकी जगह 1/3 सीट्स नहीं भरी है। तो आपको एनी कंडीशन आपको यहाँ से ट्रांसफर तो होना है या फिर कैंसिल होना है। तो ये ऑप्शन फॉर्म आपको भरना होगा। स्टूडेंट को वैकेंसी और उनके ऑप्शन के अनुसार मेरिट के हिसाब से आपको रीअलोकेट किया जाएगा, ट्रांसफर किया जाएगा। और जिनको ट्रांसफर रीअलोकेशन नहीं मिलता है उनका प्रोविजनल एडमिशन ऑटोमेटिक कैंसिल होगा, क्योंकि उस इंस्टीट्यूट को अधिकार ही नहीं है एडमिशन रखने का। और इस स्थिति में जिनका एडमिशन कैंसिल होगा या फिर ट्रांसफर होगा, उनको, उस स्टूडेंट्स को कॉलेज को 2 दिन के भीतर आपकी फीस लौटाने के लिए बोल दिया गया है। जैसे एडमिशन प्रोसीजर होगी, जैसा टाइमलाइन आएगी, हम अच्छी तरह से फिर से एक बार सिर्फ एडमिशन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप, वैकेंसी जैसा वीडियो को रिस्पॉन्स आता है उसके अनुसार हम डिस्कशन उस पर डिटेल करेंगे कि पहले राउंड में वर्किंग प्रोफेशनल के लिए क्या स्थिति होगी, दूसरे राउंड में वर्किंग प्रोफेशनल के लिए क्या स्थिति होगी, और जो प्री कट ऑफ डेट है और फाइनल कट ऑफ डेट है उसके बीच में क्या होगा और किसको क्या एक्ट करना चाहिए, सब हम डिस्कस करेंगे। ये है प्रोफार्मा आपको आपकी कंपनी से इस फॉर्मेट में आपको लेना है, लेटर लेना है, और ये आपका एक सेल्फ डिक्लेरेशन है, ये भी आपको भरना है। ये 2 इसमें वर्क हमारा जो इंफॉर्मेशन ब्रोशर है उसमें वो अवेलेबल है। जैसे आपकी एडमिशन प्रोसीजर शुरू होगी आपको ये सब कुछ मिल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सिर्फ समझने की बात है, सिर्फ समझते रहो। फिलहाल तो कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं जाते जाते आपको बताना चाहता हूँ कि याद रखिएगा आपके 2 ही राउंड होंगे। फर्स्ट राउंड के बाद आपको कोई बेटरमेंट की चांस नहीं होगी, तो एक ही बेटरमेंट का चांस आपको होगा। 50-75 किलोमीटर की मर्यादा में ही आपको ऑप्शंस फॉर्म भरना है, ऑप्शन उनके ही देने हैं। और देखते हैं कि कुछ मैकेनिज्म सिटी सेल तैयार करता है क्या, जब आप फॉर्म भरोगे, जब आपकी मेरिट लिस्ट आएगी तो, या फिर जब आप ऑप्शन के लिए जाओगे तो अपने आप अपना वो आपका जो आप जो कंपनी की तरफ से लेटर लोगे उसके हिसाब से आपके दायरे में कितने कॉलेजेस आते हो आपको ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। उन्होंने मैकेनिज्म तैयार किया है नहीं किया है उस पर डिपेंड होगा। अगर ऐसा किया है तो फिर आपके लिए ऑप्शन फॉर्म में उतने ही ऑप्शंस आएंगे, अन्यथा बाकी भी आ सकते हैं। देखेंगे सिचुएशन कैसी, फॉर्म ओपन होने के बाद हमें पता चल जाएगी। जैसे जैसे एडमिशन प्रोसीजर आगे जाएगी, आने वाले डिफिकल्टीज और सुविधाएं मैं ज़रूर आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। एक बातें मैं जाते जाते आपको बताना चाहता हूँ कि हर एक कॉलेज में एक सीट सेंट्रल गवर्नमेंट और या फिर उनके ऑर्गेनाइजेशन या फिर उनके एसोसिएटेड जो भी जितनी भी कंपनियां हैं, जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस है, जितने भी एजेंसीज है, उसमें काम करने वालों के लिए एक रखी जाएगी। मैंने गलत स्पेलिंग लिखा है, राखी लिखा है वहाँ पे, लेकिन एक सीट उनके लिए रिजर्व रखी जाएगी। अगर वो सीट नहीं भरती तो फिर नॉर्मल आपसे वो भरी जाएगी। और जैसे मैंने कहा बेटरमेंट के आप लिए एक ही चांस है। जाते जाते वो भी बताना चाहता हूँ, जो डायरेक्ट सेकेंडरी के लिए फीस होगी वही आपके लिए फीस हो सकती है। तो जैसे जैसे आपके सवाल आएंगे, इस प्रोसीजर शुरू होगी, एडमिशन प्रोसीजर रूल्स पूरी तरह से पब्लिश होंगे, पूरा टाइम टेबल पब्लिश होगा, तो उसमें हमें पता चल जाएगा कि प्री कट ऑफ डेट क्या है, पोस्ट कट ऑफ डेट
क्या है। तो रुकते यहाँ पर, लंबे वीडियो के लिए मैं आपसे क्षमा याचना करता हूँ। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।